वेलकम टू स्टेप अप आईएएस जून 5 के डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को कोटेशन से। आज का कोटेशन है द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी इस कोटेशन में? सिंपल सा मतलब है क्षमा। क्षमा वही कर सकता है जिसके पास शक्ति है। फॉरगिवनेस एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो स्ट्रॉन्ग के पास होता है। तो अगर आप माफ़ी करते हैं, क्षमा करते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपको ये समझना है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। आपने सुना होगा, संस्कृत का एक श्लोक है, क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके हाथ गरल है। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर आपके पास शक्ति है तभी आप किसी को फॉरगिव करते हैं। जो कमज़ोर है उसके पास ये अधिकार ही नहीं कि वो किसी को माफ़ कर सके। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरे कोटेशन का मतलब। इसका अभी हम लोग ये भी जान लेते हैं कि कहाँ पर यूज़ है। तो ऐसे कोटेशंस ना सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पेपर 4 में कोटेशन होगा और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल के साथ आ सकता है। ऐसे राइटिंग में सेम चीज़ें हो सकती हैं, या आप ऐसे कोटेशन का यूज़ अपनी समझ के अनुसार जो भी टॉपिक चूज़ कर रहे हों एथिक्स में, खास करके ऐसे राइटिंग में, वहाँ पर ज़रूर यूज़ करें। कोटेशन को हम इसके लिए ही यहाँ पे पढ़ते हैं। और आई होप आप लोग इसका पूरा नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। तो महात्मा गांधी के जितने भी कोटेशंस आपको अब तक मिले हैं उनको एक जगह पर रखें ताकि आपको वो याद हो जाए। और ये तो बहुत ही सिंपल है, जो आपको याद हो चुका होगा। द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। ये आपकी डेली लाइफ में भी आपको महसूस होता है, तो इसको याद रखें हमेशा के लिए। आइए देखते हैं आज के डिस्कशन में खास क्या होने वाला है। कोटेशन हमने देख लिया और आपको पता चल गया क्या कोटेशन था आज का। अब देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और ये पॉइंट हमें क्यों जानना है बताइए आप लोग? क्योंकि अगर हमें वो पॉइंट्स, वो टर्म्स पता नहीं होंगे तो हमें आर्टिकल के बारे में समझ में नहीं आएगा। भले ही आप न्यूज़पेपर में पूरे आर्टिकल को पढ़ लीजिए, लेकिन आपको जो उसका क्रक्स है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो इसी के लिए हम बैकग्राउंड में इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और आज का आर्टिकल किन किन टॉपिक पर बेस्ड है, तो देखिए आईआर में एक से बढ़कर एक आर्टिकल रोज लिखे जा रहे हैं। यह आर्टिकल बहुत अच्छा है। इसमें हम G7 के बारे में बात कर रहे हैं, और सिर्फ G7 का जिक्र नहीं है, G7 को G12 बनाने की कोशिश की जा रही है। और क्या उस G12 में चाइना है? ये बहुत बड़ा सवाल है और पूरा आर्टिकल इसी मुद्दे पर मेंशन्ड है। MSME की प्रॉब्लम तो पता है आपको बहुत सारी, लेकिन यहाँ पर एक अलग प्रॉब्लम का जिक्र किया गया है जो सरकार सहायता लेकर के आ रही है। क्या वाकई में वो MSMEs को हेल्प करेगा, और अगर नहीं करेगा तो क्या कारण है इसके पीछे? फिर हमारा अगला आर्टिकल होगा लोकस्ट कंट्रोल पर। इस पर हमने न्यूज़ तो बहुत सुना, आपने बहुत डिटेल में बहुत सारे न्यूज़ वीडियोस देखे होंगे लोकस्ट के ऊपर, लेकिन क्या आप इसके लेगिस्लेशन के बारे में जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं इस पर कभी कोई कमीशन भी बनाया गया था? क्या आपको पता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो कब से एग्जिस्ट करती है, और इस पे कितने लॉ और कानून अभी तक बने हुए हैं या इसको बनाने की ज़रूरत है? तो इन सारी टॉपिक्स को हम बहुत ही डिटेल में आर्टिकल में कवर करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल में डिस्कशन में सिर्फ आपको यहाँ पर एक एनालिसिस ही नहीं मिलता है, बल्कि बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं जो आपको पता होना चाहिए। पुटिंग कैश इन द हैंड्स ऑफ द फार्मर, फार्मर के को टारगेट करके एक आर्टिकल लिखा है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर साहब ने। और वहाँ पे उन्होंने अपनी स्कीम को कैसे अच्छा बताया है, और उस स्कीम में क्या खास बात है जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पर एक बात के लिए अवेयर कर दूँ कि जब भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ये खुद आर्टिकल को लिखते हैं तो आपके लिए वो टैगलाइन बन जाता है। आप उनके उन लाइन को, उनके उस जो एस्पेक्ट जिस वजह से वो आपको डिस्कस कर रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये आपके काफ़ी काम के आर्टिकल्स होते हैं। और न्यूज़ भी होगा आज नए फीचर के हिसाब से, एक नया न्यूज़। इसमें हम 4 से 5 अलग अलग न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। उससे आपका ओवरऑल पूरा न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्लीज़ लिखिए। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा की तरह आज भी दिए गए हैं। टोटल 5 क्वेश्चन आज के होंगे, और प्रीवियस डे के क्वेश्चन को भी हम चेक करेंगे उसका सही आंसर क्या है। बहुत सारे लोगों ने सिली मिस्टेक्स भी किए हैं, उन सिली मिस्टेक्स को यहाँ पर भी हम क्लियर कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो अंत तक बने रहना है। और क्यों बने रहना, आई होप अब आपको कारण मिल गया होगा। डिस्कशन को स्किप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग न्यू हैं, अभी जस्ट पहली बार शायद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए बता दें कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, इसलिए आप अंत तक जब देखेंगे तब पूरा फ़ायदा होगा। G12 के बारे में जिक्र होने वाला है। नारवा, गारवा स्कीम, ये सारे क्या हैं?
राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हमें मिलेंगे। कब? जब हम डिस्कशन करेंगे। एमएसएमईज के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स कि ये टोटल कितना कंट्रीब्यूशन करता है पूरी इकोनॉमी में, और कुछ सर्वे हुई है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, इसकी हम बात करेंगे। सफूरा केस पर न्यूज़ आई हुई है, यूएपी अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये सारी बातों का जिक्र होगा। डेजर्ट लोकस्ट के बारे में हम जानेंगे और उससे जुड़े हुए जो लेजिस्लेशन है, ऑर्डिनेंस है, उसके बारे में जानेंगे। वुडहेड कमीशन क्या था, कब बना, किस चीज़ को टारगेट करता है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, अब पहले जान लेते हैं कि आपको इमेज मिल जानी चाहिए, अगर आपके सामने न्यूज़पेपर है तो आपको पता लग जाएगी कौन कौन सा आर्टिकल है। तो एक संजय बारू साहब का आर्टिकल है, हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा आर्टिकल ये लिखते हैं, G12 के बारे में इन्होंने ही लिखा है। फिर एक और आर्टिकल है कैश ट्रांसफर नॉट लोन, ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जी ने लिखा है, भूपेश बघेल जी ने। और फिर अगला आर्टिकल बिबेक देबरॉय जी का है, लॉ ऑन लोकस्ट। इनके आपने कई आर्टिकल पढ़े हुए हैं, ये अक्सर इंडियन एक्सप्रेस में इनके न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते रहते हैं, और आज का आर्टिकल भी बहुत अच्छा है। एमएसएमईज की जो प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेन्ड पेज पर डिस्कस की गई है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ को डिस्कस हम लोग लास्ट में करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको अगर टिक करना है अपने न्यूज़पेपर में कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर में, तो वो जान लीजिए। नेशनल पेज पर आप जाएंगे तो आपको ये सारे न्यूज़ मिलेंगे, जिसमें एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया को लेकर का के है, उसका जिक्र है, इसके बारे में बेसिक बातें हम जानेंगे, एलएसी से जुड़ा हुआ। और सफूरा बेल केस ये है क्या, कोर्ट ने क्यों रिजेक्ट किया, किस आधार पर। इकोनॉमी वाले पेज पर आप जाएंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट डाटा मिलने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, इसका जिक्र लास्ट में आएगा। और उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो एक आईबीसी से जुड़ा हुआ है, और जीडीपी के कैलकुलेशन में अभी जो सिस्टम है, कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके बारे में है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। आईआर की भी बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल वाले पेज पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दो न्यूज़ मिलने वाली है। एक तो वर्ल्ड वाइड जो पेंडेमिक बढ़ रहा है, उस आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है। और फिर अगला न्यूज़ होगा हांगकांग मार्क्स तियानमेन एनिवर्सरी, तो अभी चाइना में भी स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसका जिक्र है, तो उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आंसर राइटिंग में क्वेश्चन देख लीजिए। जो लोग नए हैं या डेली इस आर्टिकल में को सुनते हैं ध्यान से, उनको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जो मेंस के लिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, आप देखिए, अगर यहाँ पे हम एक बार इस क्वेश्चन पर रुक जाएं, जिनको जल्दी है वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको जल्दी नहीं है वो प्लीज़ एक बार रुक करके ज़रूर सुने कि हम अगर आर्टिकल में G7 का जिक्र करने वाले हैं तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर इसके सिग्निफिकेंस से पूछा गया है, राइट, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ G7 कंट्रीज, और G7 नेशन का जो एक्सपेंशन और हो रहा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में आपको बताना है। कितना रैशनल डिसीजन है यहाँ पर, और सीइंग द जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक स्टेट्योर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फोरम और द ग्रुप कैन अवॉइड इंडिया पार्टिसिपेशन। तो आप देखिए धीरे धीरे कैसे G12 में आपको बता दें इंडिया को भी शामिल करने की बात हो रही है, अभी आगे हम देखेंगे, तो कैसे इंडिया का इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रहा है, ना ही सिर्फ बायलैटरल रिलेशन में बल्कि अलग अलग ग्रुपिंग्स में भी, तो इसके बारे में आपको लिखना है क्वेश्चन में। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर की प्रॉब्लम, मुझे लगता है आपको 1000 प्रॉब्लम्स पता चल गए होंगे आज तक, इतने आर्टिकल आपने पढ़े हैं, लेकिन आज आपको एक और नई प्रॉब्लम पता चलेगी, उसमें बहुत चीज़ों को समराइज़ किया गया है, बहुत सारे डाटा गिवन है, तो कुछ करना ही नहीं है, उन सारे फैक्ट्स को देखना है और फिर अपने आंसर में उसको शामिल कर लेना है। हाउ फार do you support the keeping cash in hands of the vulnerable? अभी जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को लेकर के आई है वो किस हद तक फार्मर की या जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम को, जो माइग्रेंट वर्कर है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर यहीं पर हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करते तो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता था, इसके एंगल से इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। और पांचवा क्वेश्चन क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ लोकल शुड बी हैंडल विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, हम इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे अभी ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, आपको याद है, लोकस्ट को टारगेट करने के लिए। जो पुराना मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल है, वो क्या है, वहाँ पर क्या होता था, तो उन सब के बारे में हमें चीज़ें मिल जाएंगी आर्टिकल में और उसको हमको लिख देना है। तो बहुत ही सिंपल है आंसर, बस एक डर होता है आंसर नहीं लिखने का, आपका मन करता है एक्चुअली आंसर लिखना, पूरे आंसर को लिख पाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि ये सोचना कि मैं आंसर लिखने बैठ रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ उस चीज़ से आपको बाहर आना है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए टॉपिक देख लेते हैं। नारवा, गरवा और घुरवा बारी, ये क्या है, इस
अभी जिक्र होगा तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। एक क्वेश्चन डेजर्ट लोकस पर पूछा गया है, ध्यान से आपको सुनना है। वहाँ पर G7 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जाहिर तौर पर कुछ बेसिक फैक्ट पूछा गया होगा, है ना। इसके बारे में जब हम अबाउट पर डिस्कस करेंगे तो फोकस कीजिएगा। वुड हेड कमीशन किस चीज़ से संबंधित है, आपको पता चल जाएगा आर्टिकल के दौरान। और 5वां सवाल MSMEs पर पूछा गया है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो जब भी आप सुनेंगे तो इन टॉपिक पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं और आंसर ज़रूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ये आपकी ड्यूटी है। अब ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है, थोड़ी सी जानकारी। ये हमारा इंस्टीट्यूट है स्टेप अप IAS इंस्टीट्यूट, ये मुखर्जी नगर दिल्ली में है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं, क्लासरूम प्रोग्राम जिसको आप फुल कोर्स फाउंडेशन कोर्स कह सकते हैं, और एक कोर्स पर्सनल गाइडेंस का है। नए लोगों के लिए बता दें, अगर आपको इसमें जुड़ना है, आपको परेशानी हो रही है, आप कोचिंग में ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं ज्वाइन करूं या नहीं, किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है अगर आपकी लाइफ में, तब भी आप अप्रोच कर सकते हैं गाइडेंस लेने के लिए 8750069419 पर। हम जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो आपको बताते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं G12 से जुड़ा हुआ है, एन एजेंडा फॉर G12। चलिए आज आप लोग बताइए कि ये सिलेबस में कहाँ से एसोसिएट हो जाएगा। IR GS पेपर 2, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ रिमेंबर द सिलेबस। जिसको याद नहीं है वो प्लीज़ याद कर लें, बहुत कंपलसरी है ये। तो मेन आर्टिकल पर चलते हैं, यहीं पर हमें बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स मिलने वाले हैं आज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे G7 नेशन की। G7 नेशन की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए 1976 में फॉर्म किया जाता है G7 कंट्री को, और इसमें जितने भी ग्लोबल इकोनॉमी थी, जो डोमिनेंट इकोनॉमी थी, बड़ी इकोनॉमी थी, उन्होंने मिलकर के अपना एक ग्रुप क्रिएट किया G7 के नाम से, ठीक है। और फ्रांस जो है वो हमेशा से वेलकमिंग रहा है कि इसमें बाकी लोगों को भी जोड़ा जाए। 2003 में भी उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इसमें जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको ऐड कर दिया जाए। देखिए G7 में आपको याद होगा पहले ये G8 हुआ करता था। शुरुआत में 1976 में ये G7 था, लेकिन जब 1997 में जाते हैं तो ये G8 बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर रशिया को इनवाइट किया जाता है और रशिया इसमें ज्वाइन करता है। लेकिन वहीं 2014 में, ये न्यूज़ भी आपको पता होगी, क्रीमिया पर जब अटैक किया था रशिया ने, तब उनको डिबार्ड कर दिया गया था, तो रशिया को इस ग्रुप से हटा दिया गया और G8 जो था वो फिर से G7 बन गया, ठीक है। तो आपको ये बेसिक्स बातें G7 की मालूम है। अब अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है, न्यूज़ में तो कोरोना चल रहा है, लेकिन कोरोना के साथ चाइना भी चल रहा है, चाइना के साथ अमेरिका भी चल रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को अब एक जगह पर G7 पर लेकर के आते हैं। सजेशन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। तो क्या ट्रंप साहब ने क्या सजेशन दिया है, आपको क्या लगता है? आप इसमें आराम से गेस कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या सजेशन दिया होगा G7 में। जब लोगों को जोड़ने की बात कही जा रही है तो किनको किनको जोड़ने का सुझाव इन्होंने दिया होगा। इन्होंने सुझाव दिया है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया, पॉसिबली रसिया, इतने लोगों को जोड़ देना चाहिए G7 कंट्रीज़ में, और इनको फिर एक बड़ा ग्रुप बनाया जाना चाहिए। इमर्जिंग इकोनॉमी का एक ग्रुप होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें चाइना नहीं है। तो ये जो चाइना नहीं है, क्या चाइना को यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है, बिल्कुल हटाया जा रहा है? तो देखिए इसमें एक व्यू देने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे रशिया को वेलकम किया गया फिर से, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जब रशिया को वेलकम कर लिया गया तो इसका मतलब आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि चाइना के अगेंस्ट है, मतलब एंटी चाइना कोई भी गैंग क्रिएट नहीं हो रहा। ये इस बात से साबित होता है कि रशिया को इसमें ऐड कर लिया गया, राइट। तो इसका जस्ट क्या मतलब है कि फ्री मार्केट डेमोक्रेसीज जो हैं उनका एक कोलैबोरेशन हुआ है, उनका एक ग्रुप बना, और उस ग्रुप को G11 को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया जाए। अगर यहाँ पे इंडोनेशिया को जोड़ दिया जाए जो कि इस्लामिक वर्ल्ड का एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो ये G12 बन जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। तो ये पिक्चर क्लियर है। अब यहाँ पे एंटी चाइना पर हम आते हैं थोड़ा सा, कीपिंग आउट चाइना। अब ये जो सलाह है कि चाइना को बाहर रखा जाए, इसके पीछे अब क्या क्या और कॉन्सिक्वेंस बन रहे हैं, इसके पीछे बाकी जो देश हैं वो क्या सोचते हैं। तो रशिया को इंक्लूड करना, इंडिया को इंक्लूड करना वाइल कीपिंग चाइना आउट इज़ ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि चाइना को बाहर रख दिया गया है, ये एक सही तरीका है उनको बताने का कि आपको डिसिप्लिन्ड होना है।
देखिए, पूरा मुद्दा इस बात पर चल रहा है कि चाइना बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज़ को मानता नहीं है। ख़ास करके जब से ज़ी जिनपिंग साहब वहाँ पर आए हैं, चाइना में आए हैं, तब से ये देखा गया है कि वो बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज़ को नहीं मानते। जो इंटरनेशनल फ़ोरम है, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे डिस्कशन को रुकवा देना यूएनएससी में। डब्ल्यूएचओ के साथ जो भी अभी डाटा लाने में बाहर देरी हुई कोरोना वायरस को लेकर के। तो ऐसे कई सारे इवेंट हैं जो बताता है कि एक डोमिनेंट बिहेवियर को चाइना दिखा रहा है, और यहाँ पर मकसद ये है G7 को G12 बनाने का, चाइना को इसमें से बाहर रखने का, कि चाइना को डिसिप्लिन किया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि क्या हम चाइना को आइसोलेट करके डिसिप्लिन कर सकते हैं? डिसिप्लिन करना एक सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसको आइसोलेट करना एक दूसरा ऑप्शन है जो कि सक्सेसफुल साबित नहीं हो सकता। एवरीवन वांट्स चाइना डिसिप्लिन, फ्यू वुड लाइक टू बी सीन सीकिंग इट्स आइसोलेशन। देखिए, सभी ये चाह रहे हैं कि चाइना डिसिप्लिन हो जाए, इंटरनेशनल रूल्स को, लॉज को माने, दूसरे के इंटरेस्ट को हार्म ना करे। सभी ये चाहते हैं, लेकिन चाइना को आइसोलेट कर दिया जाए, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज भी नहीं चाहेंगी। जैसे कि जापान और ऑस्ट्रेलिया, अभी देखा जाए तो एक तरीके से टेंशन है ही, चाइना ऑस्ट्रेलिया का टेंशन तो चल ही रहा है, बिकॉज चाइना का जो नेचर है वो काफ़ी असर्टिव नेचर, काफ़ी उस पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और टेंशन है। लेकिन तब भी चाइना ऑस्ट्रेलिया ये नहीं चाहेंगे कि चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहेंगे कि चाइना को आइसोलेट कर दिया जाए। साथ में साउथ कोरिया का भी यही मोटिव रहेगा कि आइसोलेट नहीं किया जाना चाहिए। इंडिया को भी सतर्क रहने की अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो एक पूरा प्रोस्पेक्ट्स बनाया जा रहा है, या जो अनाउंसमेंट है ट्रम्प साहब का, उसमें जो उनका उद्देश्य है, वो उद्देश्य कहीं से भी पूरा नहीं होगा जब हम चाइना को आइसोलेट कर देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि एक ऐसा नया एजेंडा क्रिएट किया जाए, एक ऐसा प्रपोज़ल रखा जाए G12 के माध्यम से, या जो अदर ग्रुपिंग है उसको बना करके, कि चाइना को फिर से प्री जी एरा को अपनाना होगा। उनको एक गुड बिहेवियर जो पहले था उसी को वापस लेकर के आना होगा। और अगर हम ऐसा कोई प्रपोज़ल तैयार करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा ओवरऑल इकॉनमी के लिए, ओवरऑल इमर्जिंग इकॉनमी के लिए। और ऐसे समय में जब इस कोरोना वायरस के डिसरप्शन की वजह से ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है, ट्रेड में काफ़ी डिसरप्शन आ चुका है, स्लो डाउन है, अलग अलग देश प्रोटेक्शनिज्म की नीति को अपना रहे हैं। आप देखिए, अब जब कोरोना वायरस के बाद की सिचुएशन हम देखेंगे, या आप अभी प्रेजेंट सिनेरियो भी देख लीजिए, तो एजेंडाज बदल रहे हैं। एजेंडा कैसे बदल रहे हैं? आप देखिए क्या क्या हो रहा है। इस पेंडेमिक के बाद प्रोटेक्शनिज्म और बढ़ जाएगा, ये तो पहले से था लेकिन अब और बढ़ जाएगा। और उसके बाद मर्केंटलिज्म, और जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मर्केंटलिज्म भी एक वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म को ही दिखाया जाता है, जिसमें कि जो देश होते हैं वो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज़ को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी लोगों से, और बाहर अपना एक्सपोर्ट एक्सपेंड करते हैं, इंपोर्ट को कम करते हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कह लीजिए, प्रोटेक्शनिज्म कह लीजिए, मर्केंटलिज्म, ये सब काफ़ी हावी हो रहा है आज पूरे वर्ल्ड इकॉनमी में, और ये हर देश को अफेक्ट करने वाला है। G12 में जिनको जोड़ा जाएगा उनको भी अफेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि चाइना के बिहेवियर को काउंटर किया जाए। कैसे काउंटर किया जाए? उनको एक अलग एजेंडा बनाया जाए, ना कि उनको आइसोलेट कर दिया जाए। तो चाइना को आइसोलेट करना कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ थोड़ा आप और इसको डिटेल में एनालिसिस करें तो देखिए कि जो पिछले दिनों से जो सिचुएशन रहा है, एक तो अमेरिका में जब से ट्रम्प साहब की सरकार आती है, तो वो भी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अनाउंस करती है, राइट? तो अमेरिका फर्स्ट वो कह रहे हैं, तो वैसे ही चाइना फर्स्ट की पॉलिसी ज़ी जिनपिंग मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस और चाइना, ये दोनों की जो नीति चल रही है वो उसी आधार पर प्रोटेक्शनिज्म है, और चाइना फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को दिखाते हैं। तो ऐसे में जो बाकी देश हैं उनको सतर्क होने की ज़रूरत है। अभी जो डब्ल्यूएचओ का केस था, जहाँ पर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि चाइना ने डोमिनेट किया, या डब्ल्यूएचओ की तरफ से कोरोना वायरस के लिए जल्द से जल्द अगर से बता दिया जाता कि कितना बड़ा पेंडेमिक है, क्या हो सकता है इससे, कोरोना वायरस से, तो इतनी ख़राब स्थिति नहीं होती। आज हम न्यूज़ में देखेंगे कि स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जब हम डब्ल्यूटीओ का जिक्र करते हैं, तो डब्ल्यूएचओ के केस में तो आप चाइना को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन जब आप डब्ल्यूटीओ की बात कर रहे हैं तो डब्ल्यूटीओ में किस तरीके से डोमिनेंस अमेरिका का रहता है वो हम सभी जानते हैं। तो एक तरीके से दोनों देश जो हैं वो सेम पॉलिसी को अपना रहे हैं, वो वैसा ही पार्टीशन बिहेवियर अपना रहे हैं, और इसको
G12 के जितने भी देश इसमें अब आगे शामिल होने वाले हैं, जो भी प्रोस्पेक्ट्स उनको दिया जा रहा है शामिल होने का, उनको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, इस बात को उठाने की ज़रूरत है। अब रही बात इंडिया की, भाई इंडिया को कैसे जोड़ा जा रहा है और क्यों जोड़ा जा रहा है, आखिर इंडिया को ऐड करने के पीछे क्या कारण है। तो इंडिया अब वो इंडिया नहीं है जो 1991 के पहले हुआ करता था या आज़ादी के समय में हुआ करता था। आज भारत की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। भारत कनाडा, ब्रिटेन, इटली इन सब से कई गुना आगे है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, क्रेडेंशियल के मामले में, ठीक है। और रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इवन इंडोनेशिया में रिगार्ड देमसेल्व्स एज अ नेचुरल चॉइस ऑफ द मेंबरशिप। लेकिन अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक ऐसा ट्रूली डेमोक्रेसी है जो डिज़र्व करता है इन देशों में, और वो भी G12 में नहीं बल्कि G7 में इनको, इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इस तरीके से इंडिया डिज़र्व करता है अपना पोजीशन। तो इस चीज़ को समझना है और इसलिए इंडिया को जोड़ा जा रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया के ऊपर कोई एहसान किया जा रहा है या इंडिया को एक नेचुरल चॉइस की तरह माना जा रहा है। ये ऑटोमेटिक है, इंडिया को जोड़ना ही पड़ेगा बिकॉज इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इमर्जिंग डेमोक्रेसी में से एक है। आइए अब इसके बाद हम लोग MSMEs वाले न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको GS पेपर 3 में एसोसिएट करेंगे। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनती हैं और वो इकोनॉमी में आ जाए, किस तरीके का उनका इंटरवेंशन रहता है, तो वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। और ये GS पेपर 2 में भी आ जाएगा। तो 2 और 3 दोनों आपको ध्यान में रखना है। 3 में कैसे आएगा, इकोनॉमी में आ जाएगा, और 2 में कैसे आएगा, तो जो सोशल जस्टिस वाला सेक्शन है वहाँ पे जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है वल्नरेबल सेक्शन पे, उसमें भी आप इसको जोड़ सकते हैं। अब आइए आर्टिकल में क्या कहा गया। तो आर्टिकल में एक सर्वे हुआ है, सर्वे के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है। आपको बता दें AIMO, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये इसने सर्वे किया और सर्वे किया गया है टोटल 46,525 MSMEs का, जिसमें कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, कॉरपोरेट, ये सारे एम्प्लॉयज़ इंक्लूडेड थे। और इसमें देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि 35% और 37% जो MSMEs है और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हैं, वो उनका मानना है कि वो रिकवरी के बियॉन्ड है। मतलब उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वो रिकवरी कर ही नहीं सकते। फिर 32% ऑफ MSMEs का क्या मानना है, इनका मानना है कि उनको 6 महीने लग जाएंगे रिकवरी करने में। 12% जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको 3 महीने से कम समय लगेगा। ध्यान दीजिए, 35 से 37% सेल्फ एम्प्लॉयड MSMEs जो हैं, कॉर्पोरेट जो है, वो क्या मान रहे हैं कि वो रिकवरी नहीं कर सकते। उन्होंने मतलब अपनी हिम्मत उनकी हार गई है। 32% को ये लगता है कि 6 महीने लग जाएंगे, 12% को लग रहा है कि 3 महीने लग जाएंगे, और सिर्फ 3% MSMEs, 6% कॉर्पोरेट और 11% सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस को ने ये कहा सर्वे के दौरान, ये ऑनलाइन सर्वे हुआ था, कि हम पर इसका अफेक्ट नहीं हुआ है, जो लॉकडाउन हुआ है उसका अफेक्ट नहीं हुआ है। कारण सिर्फ एक है, एसेंशियल सर्विस। भाई आपने खाना खाना तो बंद नहीं किया ना लॉकडाउन के दौरान, तो खाना खाने यानी फूड आइटम से जुड़े हुए जो सेक्टर हैं उनको वो सही रहे, फिर बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सही रहा, बाकी जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे वो सही रहे। तो ये इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे अनअफेक्टेड रहे हैं असेंशियल सर्विस की वजह से। सो व्हाट एक्सप्लेन द पेसिमिज्म। अब देखिए आर्टिकल में कहा क्या जा रहा है। इससे पहले आपको MSMEs के सिग्निफिकेंस को समझना है, फिर आप इनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, MSME से कितना फ़ायदा होता है देश को। 45% जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हैं उसमें 45% कंट्रीब्यूशन MSME का है, पॉइंट टू बी नोटेड। सेकेंड इज व्हाट, नेशनल GDP में 30% कंट्रीब्यूशन ओवरऑल MSMEs का है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 11 करोड़ लोगों को ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट, और उससे भी ज़्यादा। तो MSMEs का जो सिग्निफिकेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसके नीचे जाने का और इसकी स्थिति के ख़राब होने का क्या कारण है? क्या पूरा कारण लॉकडाउन है? तो नहीं, लॉकडाउन के पहले स्लो डाउन चल रहा था, आपको पता होगा, और उस समय भी MSMEs की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी ऑलरेडी। बैंक इनको लोन देने को तैयार नहीं थे, कारण कई सारे थे। GST को इम्प्लीमेंट किया गया, तब से इनकी स्थिति खराब होती चली गई। बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी मैश हो गया, NBFCs की हालत ख़राब हो गई, बैंक में डिस्ट्रस्ट बढ़ गया, और इस तरीके से इनको जो हेल्प चाहिए थी वो नहीं मिली, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और ये सारे कारण ऑलरेडी थे स्लो डाउन के समय में, और अब हो गया लॉकडाउन। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या हो चुकी होगी। कई सारे स्टार्टअप्स हैं, कई सारी कंपनियां हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं जो अब अपना दम तोड़ चुके हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आगे बढ़ पाएँ, वो काम कर पाएँ।
अब इसमें सरकार का एक पैकेज आता है, सरकार का पैकेज आता है, आत्मनिर्भर भारत स्कीम को अनाउंस किया जाता है, एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा खासा पैकेज अनाउंस किया गया, लेकिन वो पूरी तरीके से इनके काम नहीं आ सकता, ये कहा जा रहा है। क्यों? डिससैटिस्फैक्शन है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आप सोच करके देखिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें उन्होंने क्रेडिट गारंटी दिया है। गवर्नमेंट ने सीधा कैश ट्रांसफ़र नहीं किया है, राइट? किसी को भी। एमएसएमईज़ के लिए कहा गया कि आप वहाँ पे जाकर के बैंक में लोन ले सकते हैं और लोन के लिए आपको क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, बिना किसी कोलेटरल के भी आप लोन ले सकते हैं। तो इनका कहना है कि आपने ये जो सुविधा दी है, इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ 15% जो एमएसएमईज़ हैं उनको ही फ़ायदा होगा। टोटल 70 लाख करोड़ एमएसएमई क्रेडिट डिमांड है, उसमें सिर्फ 15% डिमांड को ये पूरा कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मल फाइनेंशियल चैनल को यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इनफॉर्मल रहते हैं, तो यहाँ पे जो डिमांड थी, जो इनको पैकेज मिलना चाहिए था, वो अगर हम रियलिटी में देखें तो वो नहीं मिला है। अब क्या करेंगे एमएसएमईज़ और इनकी प्रॉब्लम कितनी बढ़ जाएगी, आप इमेजिन कीजिए। दूसरी तरफ आपने लोन के लिए कह तो दिया है, लेकिन आपको लगता है कि लोन लेना इतना आसान होगा? और दूसरी तरफ अभी आपने बिना किसी कोलेटरल के लोन देने को कहा है, बट कंपनीज जो होती है उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। अगर वो लोन आज ले भी लें, लेकिन अगर उनका डिमांड नहीं बढ़ता और उनकी स्थिति में सुधार नहीं आता है और वो लोन नहीं चुका पाएंगे, तो फिर उनका क्या होगा? तो ये बहुत सारी अभी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो इन सेक्टर में हैं ऑलरेडी, उसको ख़त्म करना चाहिए। आगे कहा गया है विलिंगनेस ऑफ लेंडर अनसर्टेन। कौन होते हैं लेंडर? जल्दी से बताइए। कौन पैसा देता है? बैंक। अब बैंक के ऊपर निर्भर करेगा ना कि बैंक कितना विलिंग है पैसा देने के लिए। तो कहा जाता है कि अगर आप ध्यान से एनालिसिस करें तो वो भी काफ़ी अनसर्टेनिटी में, कि बैंक को कह तो दिया है सरकार ने कि हम आपकी गारंटी लेते हैं, लेकिन उसके बाद बैंक का क्या रुख होगा ये डिपेंड करेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो मोराटोरियम दिया गया है 3 महीने का, उसको एक्सटेंड करने की बात चल रही है। जो बोरोवर हैं वो पैसा लौटा नहीं रहे हैं बैंकों को, ऑलरेडी कैश फ्लो का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ऐसे में बैंक कितना विलिंग होता है इनको सपोर्ट करने के लिए, ये भी डिपेंड करेगा। तो लेंडर्स अनसर्टेनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ये फीलिंग है कि हाँ, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बट अलग अलग जो सिस्टम्स आ रहे हैं, अलग अलग जो रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उन सब का भी फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और इससे कंपनियों को बहुत फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। 6 मंथ्स का अगर और मोराटोरियम को बढ़ाया जाता है तो उससे भी कैश क्रंच आगे आने वाला है। एंड MSMEs is that additional loan they would have to earn sizable amount service to the loan after 12 month। अब देखिए इनके साथ एक और प्रॉब्लम है। एमएसएमईज का एक तो प्रॉब्लम क्या है, बैंक के साथ जो दिक्कत है, लोन लेने में जो दिक्कत है। दूसरी प्रॉब्लम है इनके खुद के पैसे, इनका पेमेंट। कई सारे ऐसे एमएसएमईज हैं जिनके पेमेंट ड्यूज पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं जिन्होंने अभी इनका पेमेंट क्लियर नहीं किया है। तो हर जगह पर यही सजेशन दिया जा रहा है कि प्लीज़ इनका जो पेमेंट है उसको क्लियर किया जाए। सरकार हालांकि एश्योरेंस तो दे रही है कि आपका जल्द से ही जितना पेमेंट है वो सब क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर अभी ये ऐसी सिचुएशन है सबके सामने कि कोई किसी के बात पे जल्दी ट्रस्ट नहीं कर रहा है और पेमेंट का ड्यू होना भी एमएसएमईज को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो अब देखिए इनका AIMO का एक और डाटा इन्होंने बताया कि डाटा के अकॉर्डिंगली जो इनका पेमेंट है वो कितना ज़्यादा ड्यूज़ है लोगों के पास। 60% जो टोटल पेंडिंग है वो तो सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स हैं उनके पास है। तो यहाँ पर विलिंग सिर्फ बैंक का नहीं बल्कि जो अदर लोग हैं जिनके पास इनका पेमेंट है, चाहे वो बैंक हैं चाहे वो गवर्नमेंट हैं, उनको भी विलिंग होना पड़ेगा अगर आपको एमएसएमई सेक्टर को बचाना है, इनको सपोर्ट करना है रियल मायने में, जो आपकी जीडीपी में, आपके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी। अगला आर्टिकल है कैश ट्रांसफ़र नॉट लोन। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ ओरिएंटेड स्कीम की। लेकिन इसमें देखते हैं क्या क्या कहा गया है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़, देखिए जीएस पेपर 2 में इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। इकोनॉमी में भी आ जाएगा, जीएस पेपर 2 और 3 दोनों हो जाएगा। तो 2 में क्यों? क्योंकि सोशल जस्टिस का हम जिक्र करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लाती हैं, पॉलिसीज़ लाती हैं, वो हो जाएगा। और 3 में इसलिए क्योंकि इकोनॉमी से जुड़ी हुई बात है, कैश ट्रांसफ़र हो रहा है, उससे इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओवरऑल आजकल जो भी ये सब आर्टिकल होते हैं वो इकोनॉमी में ज़रूर आप उसको मेंशन कर सकते हैं डाटा एंड फैक्ट्स के तौर पर, ठीक है। तो 2 और 3 बोथ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमी। आइए देखते हैं क्या कहा गया है।
तो ये शुरुआत करते हैं मंथली इनकम की ज़रूरत है आज, यानी कि हर गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि कैसे वो मंथली इनकम प्रोवाइड करते हैं। मंथली इनकम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इतने सारे माइग्रेंट लेबर या वर्कर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने घर में जा रहे हैं, उनको मंथली इनकम की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए कल हमने, याद है आपको, मनरेगा स्कीम का ज़िक्र किया था और मनरेगा को वाइड करने का ज़िक्र किया था, याद है? वहाँ पे कहा जा रहा है कि इतने सारे जो लोग आ रहे हैं उनको आप पेमेंट दीजिए, इनकम प्रोवाइड कीजिए। क्यों? ताकि जो मंथली इनकम होगा ना, वो उनको हेल्प करेगा इलनेस की कंडीशन में, उनको हेल्प करेगा स्टारवेशन से अपनी फैमिली को बचाने में, और इनडायरेक्टली वो आपको हेल्प करेगा आपकी मार्केट के फ्लो को बढ़ाने में, मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने में, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है, तो इसीलिए आज किसकी ज़रूरत है? मंथली इनकम पर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। लेकिन इनका मानना है कि सेंटर ने जो अनाउंस किया है ये 20 लाख का पैकेज, ये मंथली इनकम प्रोवाइड नहीं कर रहा है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र इसमें नहीं किया जा रहा है, और इसलिए ये जो ट्रांसफ़र कैश का नहीं हो रहा है, लोन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये इस सिचुएशन से बहुत अच्छे से मुकाबला करने के काबिल नहीं है। इनका कहना है ट्रांसफ़र कैश, नॉट लोन। आप कैश ट्रांसफ़र कीजिए, अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डालिए। आप लोन ट्रांसफ़र करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, किसानों का कोई फ़ायदा नहीं है। छत्तीसगढ़ का भी ज़िक्र करते हैं। देखिए, इस आर्टिकल में जो काम की चीज़ें हैं ना, वही डिस्कस किया जा रहा है। कोई भी फालतू पॉइंट जो भी पॉलिटिकल ओरिएंटेड है उसको नहीं लिया गया है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि इसमें जो भी बातें कही गई हैं, जो भी फैक्ट कहे गए हैं, वो सब रियल मायने में है। कोई चीफ मिनिस्टर आर्टिकल में लिख रहा है, इसका मतलब है कि वो गलत डाटा आपको प्रोवाइड नहीं करेगा रिटर्न में। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और इसको अपने आंसर वगैरह में बिल्कुल कोट करें। सिर्फ काम की बात होने वाली है इस आर्टिकल में। तो छत्तीसगढ़ में की बात कर लें जरा, वहाँ के सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं। पॉवर्टी रेट ये बताते हैं 39.9% है, और 80% जो स्टेट का पॉपुलेशन है, 80% वो फार्मिंग में इंगेज्ड है। 44% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ओवरऑल 80% लोग फार्मिंग में आते हैं, वो उसी पे टिके हुए हैं, और 40% जो पूरा एरिया है वो फॉरेस्ट कवर्ड है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति वहाँ पर हो सकती है। इरिगेशन कैपेसिटी 34% है, बट इनका मानना है कि वो भी एक्चुअल फिगर नहीं है, इससे भी कम ही इरिगेशन फैसिलिटी है। तो आखिर ऐसी सिचुएशन को इन्होंने कैसे कंट्रोल किया? रियल एंटरप्रेन्योर्स, इनका कहना है कि हमारे यहाँ पर जो फार्मर है ना, और जो ट्राइबल फॉरेस्ट कलेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूस को उठाते हैं और उसको बेचते हैं, वही हमारे लिए रियल एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो उनके लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं अपने राज्य में। इन्होंने न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में रहने वाले फार्मर्स और ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टर्स के लिए कैश ट्रांसफ़र का प्रावधान किया है, जिसमें कि जो लोग धान उगाते हैं उनके जो दिया जाता था सपोर्ट प्राइस, इनकम सपोर्ट प्राइस, उसको बढ़ा करके 1800 से 2500 रुपये कर दिया गया। ठीक है, तो हर एक स्कीम में जो ऑलरेडी पहले जो एलोकेशन था उसको बढ़ा दिया गया है। टोटल 20,000 करोड़ रुपीज़ का डायरेक्ट इंजेक्ट किया गया है फार्मर के पॉकेट में, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है सपोर्ट प्राइस के तौर पर, अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से, अलग अलग। और यहाँ पे लोन भी माफ़ किया गया है। 9,000 करोड़ जो फार्मर के पास लोन था उसको माफ़ कर दिया गया। ठीक है, वहीं जो तेंदू पत्ता कलेक्ट करते हैं उनके वेज को बढ़ाया गया, और उसमें जो स्टैंडर्ड बैग होते हैं जिसको पहले उनको 2500 रुपये मिलता था, अब उसको 4000 कर दिया गया है। तो इन शॉर्ट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इससे जो फार्मर है वो पूरे इनके जोन में आ जाते हैं और उनको इनकम सपोर्ट मिल जा रहा है, और इससे जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है विलेज में रहने वाले लोगों की, गांव में रहने वाले लोगों की, फार्मर की, ट्राइबल्स की, वो बढ़ जा रही है, और इससे इकोनॉमिक स्लोडाउन में स्टेट को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, और जो इकोनॉमिक पूरी कंडीशन है वो सही चल रही है। ठीक है, तो ये उन्होंने पूरा वहाँ के बारे में बताया है, बहुत सारी चीज़ें। सेंटर ने भी अभी जो भी स्कीम्स प्रोवाइड किया उससे ये बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है। फिर राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम का भी जिक्र करते हैं, जिसको कि रिसेंट बजट में प्रपोज किया गया, और इस स्कीम में भी लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ग्रांट्स एंड एड दिए जा रहे हैं 57,000 करोड़ रुपीज़ का, और विल बेनिफिट 19 लाख फार्मर, 19 लाख किसानों को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। टर्निंग चैलेंज इंटू अपॉर्चुनिटी, इनका कहना है इन्होंने इतने बड़े चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर दिया। अब देखिए, ये एक मॉडल है, अभी जो आप डिस्कस कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, जहाँ पर न्याय स्कीम का इतना ज़्यादा
फ़ायदा उठाया जा रहा है और इस स्कीम के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किसानों को किया जा रहा है। इस मॉडल को बाकी राज्य भी किस तरीके से अपना सकते हैं, ये आपको सोचना है और अपने आंसर में एज़ इट इज़ आप इसको लिख सकते हैं। तो इनका कहना है इन्होंने कैसे चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट किया और ये बिलीव करते हैं कि इस तरीके के डिज़ास्टर से लड़ने के लिए ये एक मात्र ऑप्शन है जहाँ पर हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करके इकोनॉमी की स्थिति को सही रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ क्रिटिसिज्म इसका नहीं देख रहे हैं। ऑब्वियसली परेशानी और दिक्कतें हर गवर्नमेंट के साथ अलग-अलग होती हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस अलग-अलग होते हैं, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट अपना अलग होता है, तो उस हिसाब से वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन यहाँ पे हम न्याय स्कीम का ज़िक्र कर रहे हैं जिसने कि विलेज में रहने वाले लोगों को, फार्मर को, ट्राइब को, पुअर लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। देयर इज़ नो नीड फॉर ड्रामेटिक अनाउंसमेंट, अब ये टारगेट करते हैं सेंटर को। इनका कहना है कि कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट की आवश्यकता नहीं थी। बहुत ही सिंपल तरीके से जब आप कैश ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका काम बन जाता है। जो ओल्ड सिस्टम था उसमें भी आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। स्कीम है वहाँ पर नरवा, गरवा, घुरवा और बारी, याद रखिएगा। ये प्रीलिम्स में आपको पता है कैसे पूछा जाएगा, सीधा पूछ लिया जाएगा। नरवा का मतलब है ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेस, गरवा का मतलब है लाइव स्टॉक और घुरवा का मतलब है ऑर्गेनिक मैन्योर, बारी का मतलब है इंडस्ट्री। तो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि इसका मतलब क्या है, मतलब भी आ सकता है या फिर ये कौन से राज्य का स्कीम है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो कैसे इनको कंजर्वेशन करना है, इनको प्रमोट करना है, उनको रिवाइव करना है, इसके लिए इनका जो स्कीम है न्याय योजना, छत्तीसगढ़ मॉडल काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और इसकी ही ज़रूरत आज पूरे देश को है, इनका ये मानना है। ठीक है, आइए अगला आर्टिकल लोकल्स पर डिस्कस करते हैं। विवेक डोबरॉय साहब ने लिखा है बहुत सारे फैक्ट्स के साथ। यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में आ जाएगा, ये 2-3 जगह पर आ जाएगा, तो याद रखिएगा। एक तो जीएस पेपर 2 में आ जाएगा ये सोशल जस्टिस में, दूसरा आप इसको एनवायरनमेंट में जोड़ सकते हैं, जब कंजर्वेशन की हम बात करते हैं वहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अलग-अलग जगह से ये ऐड हो जाएगा। आइए मेन आर्टिकल पर चले। सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं वुड हेड कमीशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि वुड हेड कमीशन किस चीज़ से संबंधित है। इट वॉज ए न्यूज़, तो ये आज का कमीशन नहीं है, बहुत पुराना है। 1945 में फेमाइन इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, उसी को कहा जाता है वुड हेड कमीशन। और इसमें उन्होंने ओवरऑल जिक्र किया था कि जो फेमाइन आता है इसके पीछे का क्या क्या कारण है, और इसमें ये जो पेस्ट कंट्रोल था ना वो भी उसमें भी ज़िक्र किया हुआ था। तो वुड हेड कमीशन जो वो डायरेक्टली लोकस्ट की बात भी करता है, जहाँ पर डेजर्ट लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए इफ़ेक्टिव मेजर्स लिए जाने चाहिए, ये भी इस कमीशन ने बताया। और साथ में ओवरऑल फेमाइन किन किन चीज़ों की वजह से होता है इसका भी जिक्र है। तो आपको ओवरऑल याद रखना है, फेमाइन इंक्वायरी कमीशन थी वुड हेड कमीशन। एस्टैब्लिश्ड ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया, देखिए इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, इसको 1946 में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1946 में इस्टेब्लिश किया गया। और इसके पहले कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था क्या, तो बिल्कुल था। 1939 में एक ऑर्गेनाइजेशन था, नाम था लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, उसको उसमें मिला दिया गया। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट है। सब आप मेंस में आंसर राइटिंग करें, प्रीलिम्स में तो शायद ना पूछा जाए, लेकिन हाँ पूछा भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मॉडर्न इंडिया से बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि लोकस्ट न्यूज़ में है तो ज़रूरी नहीं कि आज प्रेजेंट फॉर्म में पूछें, हिस्ट्री से जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेजर कंसर्न इन डेजर्ट लोकेशन, आपको मालूम है कि क्या क्या कंसर्न होता है। आपको अभी तो बस ये लग रहा होगा कि लोकस्ट आ गए फसल बर्बाद कर देंगे, लेकिन लोकस्ट जब डेजर्ट लोकस्ट आते हैं तो ये स्वाम में आते हैं। स्वाम मतलब झुंड होता है, पहले ये छोटा सा इनका झुंड होता है, फिर ये झुंड बढ़ते जाते हैं और ये अपसर्ज क्रिएट करते हैं। तो एक अपसर्ज में कई सारे झुंड हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि जब पिछले साल में देखा गया 1907 वगैरह में, कितने एक स्वाम में कितने कितने स्वाम थे एक अपसर्ज में। और ये अपसर्ज जब आगे बढ़ता है, ठीक है, जब ये और बड़ा क्रिएट होता है तो ये प्लेग में बदल जाता है। ठीक है, और ये इतना बड़ा थ्रेट क्रिएट करता है डेजर्ट लोकस्ट हम सब के लिए। 1997 की बात है, जब कि 4 स्वाम थे, जब ये लोकस्ट आए थे डेजर्ट लोकस्ट, तो उसमें 4 स्वाम थे, 4 झुंड था इनका। और उसके बाद 1968 का, उसके पहले का ये डाटा है, उसमें 167 स्वाम्स थे। अब इमेजिन करो क्या स्थिति हुई होगी उस समय में।
1993 का डाटा है 172 स्वाम, मतलब एक साथ आप इमेजिन कीजिए कि 172 झुंड लोकस्ट का आपकी तरफ आ रहा हो। कैन यू इमेजिन? तो ये स्थिति थी, करोड़ों करोड़ लोकस्ट एक साथ आकर अटैक करते हैं। और इस बार अब कितने स्वाम हैं ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। अब इस पर रिसर्च चल रहा है, डिटेल्स आ जाएंगी आगे, तब हम बात करेंगे कि इस बार का क्या स्थिति रहा है। और ये नो स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑन लोकस्ट। तो अभी तक देखिए कानून हैं, ऐसा नहीं है, पेस्ट कंट्रोल करने के बहुत सारे कानून हैं, जैसे कि एक तो डायरेक्टरेट एडमिनिस्टर्ड स्टेटस लाइक डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, याद रखिए, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914, ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा इसको। इस 1992 अमेंडमेंट, 1992 में इसको अमेंड भी किया गया है। और सोचिए, यानी कि आज़ादी के बाद 92 में अमेंड किया गया है, जो पेस्ट कंट्रोल को लेकर के है। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, ठीक है, लेकिन इसमें से कोई भी ना लोकस्ट को लेकर के डायरेक्टली नहीं मेंशन्ड है वहाँ पे। उसको डायरेक्ट कैसे काउंटर करना है, क्या करना है, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे हैंडल करना है, इसका कोई मॉडर्न आइडिया का कोई भी आपके पास लॉ इस समय में नहीं है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी ये देते हैं कि अभी तक कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्थिति रही है। तो आइए इसमें देखते हैं। इसमें एक सरकाज़म इन्होंने लिया है और इसमें इनका कहना है कि जैसे कोरोना आ गया, ठीक है, कोरोना का एकदम आउटब्रेक होता है और ये हर तरफ फैलने लग जाता है, तो इससे हम कैसे बचेंगे। जैसे आरोग्य सेतु ऐप आपने डाउनलोड कर लिया और अब आपको पता है कि आपके आसपास अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो आपको पता चल जाएगा, या फिर अगर आप ड्रम बजाएंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस कितना पहुंचा और कहाँ पहुंचा है। तो वही सेम स्थिति लोकस्ट के साथ है। जो प्रीवियस लेगिस्लेशन है, जैसे पंजाब का ही है, उस लेगिस्लेशन में ये कहा गया है कि जब ऐसे लोकस्ट अटैक करते हैं तो आप ड्रम बजाइए, और ड्रम बजाएंगे तो पूरे गांव को पता चल जाएगा कि ऐसा लोकस्ट अटैक हुआ है और उसको कैसे बचाना है। ये 1951 की बात है, जब ये हिसार, गुड़गांव, करनाल, ये पूरा रीजन आप इमेजिन कर रहे होंगे, अंबाला, लुधियाना और यहाँ से होशियारपुर तक पहुँच जाता है लोकस्ट। और उस समय में ये लेगिस्लेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीडिंग्स में 1951 में लाया जाता है। तो ये सारे ना ट्रेडिशनल अप्रोच थे जो इस लोकस्ट को काउंटर करने की बात करते हैं कि आप ड्रम बजाइए, थाली बजाइए और उससे ये लोकस्ट को भगाया जा सकता है। इस तरीके के बाकी सारे राज्य जो हैं उन्होंने भी सिमिलर लेगिस्लेशन को ही फॉलो किया है। असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, मतलब किसी ने भी अपने यहाँ पर कोई नया नोटिफिकेशन, नए कानून लोकस्ट कंट्रोल को लेकर के नहीं पेश किया है, ठीक है। इन 2020 फार्मर हैव बीटन ड्रम्स एंड यूटेंसिल्स। 2020 में आप इतने एडवांस हो चुके हैं। और आज जब ये लोकस्ट अटैक हुआ है डेजर्ट लोकस्ट का, तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इन सब जगह में यही देखा गया कि कहीं पर कोई फायर क्रैकर को बस्ट कर रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है और इससे आप लोकस्ट को हटाने और भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वी शुड हैव सम अदर आइडिया। हमने डिस्कस भी किया था कि ड्रोन वगैरह का भी कहीं कहीं पर इस्तेमाल हो रहा है, दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, तो ये और मॉडर्न टेक्निक्स इसके होंगे जिससे कि इसको काउंटर किया जा सकता है, उसको अपनाना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर लॉ लाया जाएगा, तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। आइए न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल पेज पर न्यूज़, ये हमने इस पर आर्टिकल ही कल डिस्कस कर लिया था, अगर आपको याद हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन पर आज पहली बार वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। और इस वर्चुअल मीटिंग में जाहिर तौर पर दोनों देश के प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है। दोनों देश के रिश्ते को कैसे और अच्छा बनाना है, स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाना है, इस पर बात हुई है। और इससे खास करके इसके पीछे जो एक कारण है वो ऑस्ट्रेलिया और चाइना का बढ़ता हुआ टेंशन भी है, ये ध्यान दीजिएगा। LAC का भी जिक्र आया है कि LAC नॉट मार्क्ड सून बिल्ट अप लाइक ऑन LOC लाइकली। तो LAC का जो मुद्दा है इसको रिजॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, अगर हम पीस चाहते हैं तो, क्योंकि ये सेम सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकता LOC वाला, तो इसलिए इस पर फोकस करना चाहिए। ये बातें चल रही हैं। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सफूरा बेल को लेकर के। देखिए इसमें क्या हुआ है, ये बात है जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइट हुआ था, ठीक है, तो उसके इल्ज़ाम में कॉन्स्पिरेसी का इल्ज़ाम लगा है इनके ऊपर और इनको अरेस्ट कर लिया गया 13 अप्रैल को। न्यूज़ में भी क्यों है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है और इसीलिए प्ली डाला गया था कि इनको बेल दिया जाना चाहिए, लेकिन इनको बेल नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इनको UAPA के तहत
अरेस्ट किया गया है। यूएपीए जो है अनलॉफुल एक्टिविटी वाला, इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या बदलाव किया गया, इस लॉ में बदलाव किया गया है कि जो पहले ऑर्गेनाइजेशंस होते थे ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ काउंटर किया जाता था, लेकिन अब इंडिविजुअल को भी एज अ टेररिस्ट माना जा सकता है। तो वो आपका बेसिक फैक्ट है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे एक और चीज़ का जिक्र है, आर्टिकल 19(2) कहते हैं कि राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। आपको हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, और जब भी नेशनल इंटीग्रिटी को ये ख़त्म करेगा और यहाँ के पीस को हैम्पर करेगा, तो आपको 19(2) के तहत इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए अभी राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर बातें उठ रही हैं। हाई कोर्ट ने इनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। अभी आगे इस पर और चीज़ें आएंगी, अपडेट आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर के एक न्यूज़ आई है। देखिए, आपको जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि 5.8% डाउन हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर में जो डाटा था वो 6.1% का था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग। क्या ध्यान देना है, इस बार कितना रिकॉर्ड किया गया है, 5.8%। लेकिन जो SC/ST कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, ये भी साथ में कहा गया है। 6.4% हो गया है, जो कि पहले 6.3% था। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनका 4.5% हो गया है, जो कि पहले 4.3% था। तो 0.12% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। बैकवर्ड क्लास का देखा जाए तो वो पहले था लोअर टू 5.9% फ्रॉम 6%। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है बैकवर्ड में, लेकिन अगर SC/ST में देखेंगे तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ गया है। ध्यान रखना है इस न्यूज़ को भी। अगला है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कोलैप्स, रियल GDP में कॉन्ट्रैक्ट बाय 1.5%। RBI के द्वारा सर्वे किया गया, इसमें बताया गया कि रियल जीडीपी आपको मालूम है ना कैसे निकलता है, क्या होता है, हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। जब आप बेस ईयर से जा करके जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, इन्फ्लेशन को घटा करके, ख़त्म करके, तब आपको रियल जीडीपी का पता चलता है, ठीक है। तो ये RBI का कैलकुलेशन है कि ये काफ़ी कम जाएगा। और आपको बता दें, जीडीपी ग्रोथ लगातार निगेटिव में एज्यूम किया जा रहा है। RBI ने तो वैसे भी कोई भी पर्टिकुलर डाटा नहीं दिया था, लेकिन के कंज्यूमर सर्वे जो ये करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया कि कॉन्फिडेंस काफ़ी कोलैप्स हो गया है, और इसलिए जो रियल जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा बाय 1.5%। न्यूज़ है ये। अब एक और न्यूज़ जो IBC पर है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स पर है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 6 महीने तक या उसको एक्सटेंड करके 1 साल तक IBC के प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 7.9 एंड 10 के अकॉर्डिंगली IBC में अभी सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि कोई भी कंपनी को अभी IBC के प्रोसेस में लेके नहीं जा सकते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि स्थिति तो बहुत सारी कंपनियों की ख़राब है। और अगर IBC को हम अभी कंटिन्यू करते हैं तो सैलाब आ जाएगा कंपनियों के डिफ़ॉल्ट होने का, इसीलिए इसको भी फैसला यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। न्यू केसेस मल्टीप्लाई वर्ल्ड वाइड एट फास्टेस्ट पेस। आप इमेजिन करेंगे कि पूरे विश्व में जो कोरोना का केस है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। मोर देन 1 लाख रिपोर्टेड ईच डे। कैन यू इमेजिन, 1 लाख केसेस हर दिन बढ़ रहे हैं। आप तो दिल्ली और इंडिया का जिक्र करते हैं या उसके डाटा को देखते हैं, अगर पूरे विश्व की बात करें तो कोरोना के केस लगातार बढ़ रहा है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट, सब जगह पर केसेस लगातार राइज हो रहे हैं। नए केसेस आपके सामने आते जा रहे हैं, इसीलिए वैक्सीन को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और ये स्थिति इतनी भयावह नहीं होती अगर WHO ने सही समय पर फैसला लिया होता। तो आंसर राइटिंग में आप इस केस का, इस डाटा का जिक्र कर सकते हैं कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी ज़रूरी होती है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फॉलो करना कितना ज़रूरी होता है। हांगकांग मास्क त्यानमेन एनिवर्सरी डिफाइंग अ पुलिस बैन। तो हांगकांग में भी बहुत माहौल गर्म है। जिस तरीके से चाइना अभी कहीं कह सकते हैं कि चुटकी लेता था भारत पर, स्थिति चाइना में भी कुछ ऐसी ही बन रही है। हांगकांग के लोग जो है वो विद्रोह पर चले आए हैं, और पुलिस बैन होने के बावजूद वहाँ पर एनिवर्सरी को मनाया जा रहा है और रूल्स को बेसिकली तोड़ा जा रहा है।
अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर राइटिंग का क्वेश्चन हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। आई होप आप ज़रूर आंसर को आज ट्राई करेंगे। जो लोग आज फर्स्ट टाइम अपना आंसर लिखेंगे ना, वो ज़रूर बताइएगा कि आज मैम मैंने आंसर लिखा और ये मेरा पहला आंसर था। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शुरुआत कीजिए, सारे मत लिखिए अगर आप सारे नहीं लिख पाते हैं तो, लेकिन आपको इसमें से जो भी आसान लगता है उसमें ज़रूर आप एक आंसर को ज़रूर लिखिए। और जो लोग ज़्यादा लिख पाते हैं वो 5 के 5 लिखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कम से कम इन क्वेश्चंस पर आप सोचें ज़रूर, 5 पॉइंट को सोचिए कि मैं क्या लिख सकता हूँ इस पर अगर मुझे लिखना हो तो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। नरवा, गरवा और घुरवा बारी कौन से स्टेट से संबंधित है? इसको बताना नहीं पड़ेगा मुझे, आंसर पता चल गया होगा। आंसर बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। डेजर्ट लोकस पर 2 स्टेटमेंट है। दे ओरिजिनेट ऑन ईस्टर्न इंडिया एंड बांग्लादेश एरिया, देयर सिवियरिटी में रिजल्ट इन प्लेग सिचुएशन। तो आपको याद होगा, जिक्र किया गया था इन स्टेटमेंट्स का और आपको बताना है इसके बारे में। सही आंसर कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। तीसरा सवाल, G7 के बारे में ये एस्टैब्लिश्ड है आफ्टर को ऑयल क्राइसिस 1970 और रशिया इज नॉट द पार्ट ऑफ G7। चौथा सवाल, वुड हेड कमीशन के बारे में किससे संबंधित है? फेमाइन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एजुकेशन, नन ऑफ द अबव। पांचवा सवाल, MSMEs पर कैन बी मेजर कॉज ऑफ डिटोरिएटिंग कंडीशन? डिमोनेटाइजेशन, GST इंट्रोडक्शन एंड कोविड-19। MSMEs के डिटोरिएट होने का कारण तो याद है आपको, मैंने बताया था। सोचिए और उसका आंसर सही से बताइएगा। ठीक है, अब आइए प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर फटाफट से सॉल्व करते हैं। जिसने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आंसर बताया कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छी बात है। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़ ऐसा करें। मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन है? इंडिया, US और जापान। आंसर इज 1, 2 एंड 4। दिख रहा है क्या? ये रहा सी ऑप्शन, 1, 2 एंड 4 सही होगा इसका आंसर। अगला सवाल दूसरा, मनरेगा से जुड़ा हुआ है। लॉन्च्ड इन 2005। देखिए कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, मनरेगा से लॉन्च इन 2005। सही है, बताइए आप। मुझे लगता है सही है। इट कवर्स ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अर्बन पॉपुलेशन। और इसमें दोनों स्टेटमेंट अगर सही होगा, लेकिन दूसरा वाला तो गलत है क्योंकि ये इंक्लूडिंग अर्बन पॉपुलेशन नहीं है, एक्सक्लूडिंग है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 1 होना चाहिए। ठीक है, तीसरा सवाल मनरेगा के ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ था। 100 डे की गारंटी प्रोवाइड करने वाला ये रूरल अनस्किल्ड लेबर के लिए प्रोग्राम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, तो हमने कल डिस्कस किया था। डिक्रीज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, बिल्कुल सही बात है ये, दूसरा यानी कि सी का आंसर होगा। दोनों सही हैं। चौथा सवाल पूछा गया था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन आखिर क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है ना डोमेस्टिक मार्केट को, इसका मतलब ये सही है। प्रोडक्शन को इनकरेज करता है, प्रोटेक्ट करता है। इंपोर्ट को नहीं करने के लिए नीतियां बनाता है। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्रिएटिंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो इसमें भी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। सी आंसर होगा इसका। और पांचवा सवाल प्रोटेक्शनिज्म पर है। पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे इनएफिशिएंट के साथ लो कॉस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लिखा हुआ है, जो कि गलत होगा। हाई कॉस्ट यहाँ पर होना चाहिए, तो पहला वाला गलत है। और दूसरा है इंक्रीजिंग इंपोर्ट टैरिफ। प्रोटेक्शनिज्म में क्या करते हैं? टैक्स बढ़ा देते हैं, टैरिफ बढ़ा देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आंसर इज बी, यानी कि ओनली 2। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। और लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। पसंद आता है तो आप लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिए। इससे व्यूज़ बढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट बढ़ेगा एंड मोटिवेशन मिलेगा हमें। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।